सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतनी है तो हमें सावधानी के साथ मनोबल ऊंचा रखना होगा। इसी पर आज बात करेंगे। WHO ने दुनिया को आगाह किया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबे समय तक चलेगी, इसलिए जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचने वाले देश को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इस बीच लंबे लॉकडाउन के बीच कुछ लोग अपना संयम खो रहे हैं और कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। यदि हमने धैर्य नहीं रखा और एक दूसरे का हौसला नहीं बढ़ाया तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। हमें बिना डरे इन चुनौतियों का सामना करना होगा, क्योंकि लड़ाई लंबी है। देश भर में अब तक 21,774 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 691 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित 15 राज्यों के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,649 हो चुकी है, जबकि 269 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरे पायदान पर गुजरात है, जहाँ कोरोना संक्रमण के कारण 2,407 लोग प्रभावित हुए हैं। गुजरात में मरने वालों की संख्या 103 हो गई है। राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां 2,248 कोरोना संक्रमितों में से 48 लोगों की मौत हो गई है। चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना संक्रमण के 1,937 मामले सामने आए हैं, जिसमें 27 लोगों को काल के गाल में समाना पड़ा है। राज्यों के क्रम में आगे बढ़ें तो 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। यहाँ कोरोना प्रभावितों की संख्या 1,687 है। मध्य प्रदेश में 83 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु छठे स्थान पर है, जहाँ कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,683 दर्ज की गई है। यहाँ मरने वालों की संख्या 20 है। उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है, जहाँ कोरोना संक्रमण के 1,449 मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी में 21 लोगों की मौत हो गई है। 8वें स्थान पर तेलंगाना है, जहां कोरोना संक्रमित 983 लोगों में से 24 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश 9वें स्थान पर है, जहां कोरोना संक्रमण के 893 मामले सामने आए हैं, जिसमें 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 456 हो गई है। यहाँ 15 लोगों की मौत हो गई है। केरल 11वें नंबर पर है, जहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 447 हो गई है। केरल में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2 पर ही थमा हुआ है। 12वें पायदान पे कर्नाटक है, जहां कोरोना संक्रमित 445 लोगों में से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सूची में जम्मू कश्मीर 13वें स्थान पर है, जहां अब तक कोरोना संक्रमण के 427 मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में मौत का आंकड़ा 5 पर ही थमा हुआ है। पंजाब 14वें स्थान पर है। यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या 283 हो चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या 17 हो चुकी है। पड़ोसी राज्य हरियाणा का नंबर 15वां है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 270 है। खैरियत है कि मरने वालों का आंकड़ा 3 पर ही ठहरा हुआ है। तो ये थे 15 राज्य जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जहां कोरोना के मामले लगातार, कुछ राज्यों में तो मौत का आंकड़ा थमा हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों में भी अच्छी खबर है कि ज़्यादा पॉजिटिव लोग सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधानोम घब्रेयेसस ने कहा है कि दुनिया को कोरोना वायरस से जल्दी छुटकारा मिलना मुश्किल है, और ये देश जो सोच रहे हैं कि वो कोरोना के कहर से निपट चुके हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और हमें मान के चलना होगा कि हमारे इर्द गिर्द कोरोना प्रवास कर रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी। ये सालों तक हमारे साथ रहेगा। कोई भी देश ये समझने की भूल न करे कि वो कोरोना संक्रमण को मात दे चुका है। अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। Most countries are still in the early stages of their epidemics.
And some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. WHO के डायरेक्टर जनरल के इस बयान से साफ है कि दुनिया लंबे समय तक कोरोना वायरस की चपेट में रहेगी। हालांकि भारत को उम्मीद है कि जल्दी ही कोरोना की रफ्तार पर रोक लग सकती है। आपको लगता है कि 3 मई तक पीक आ जाएगा इंडिया के अंदर? ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है बताना कि 3 मई तक पीक आएगा कि कब पीक आएगा, मगर ये हम लोग का काफ़ी स्टेबल चल रहा है और जैसे कि बताया है कि 4.5% पॉजिटिविटी आ रही है, वही बिल्कुल स्ट्रेट टी टाइप की लाइन चल रही है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कर्व को फ्लैटन कर पाए हैं, ये भी सोच सकते हैं। तो अभी इसमें कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि अब कोरोना के साथ ही जीवन जीने का तरीका सीखना होगा। समय आ गया है हम कोरोना के साथ जीना सीखें, कोविड के साथ जीना सीखें, बिना डर के, बिना किसी, जैसे हमारे देश में टीबी है, जैसे हमारे देश में हार्ट अटैक होते हैं, वैसे भी कोरोना होते रहेंगे। बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों ने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि कोरोना किस में है। जिस तरीके से एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर में 1 से 4 लोगों में प्रेवलेंस पाया गया है, एट एनी गिवन टाइम एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, इसका मतलब है ये बीमारी हमारे देश के अंदर में H1N1 फ्लू की तरह जम चुकी है। अगर इंसानी बस्ती में कोरोना लंबे समय तक रहेगा तो हमें रहन सहन और खान पान के तौर तरीके बदलने होंगे। इतना ही नहीं, कोरोना हमारी रस्मों और रीति रिवाजों में भी दखल देगा। हमें हर चीज नए सिरे से तय करनी होगी। ये जो हमारा शोशा था शादियों का, 2000, 5000, हमने 10,000 लोगों को बुलाया, हमने 50,000 लोगों को बुलाया, ये सब चला जाएगा। सब शादियां साफ सुथरी अपने परिवार के साथ होंगी, जिनका प्रेम आपके साथ है उनके साथ होंगी। कुल मिलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी जीत तो तय है, लेकिन ये जिंदगी में लॉन्ग टर्म बदलाव भी लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। गुजरात में कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है। पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। गुजरात के ताज़ा हालात पर देखते हैं हमारे अहमदाबाद संवाददाता अरविंद शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2559 तक पहुंच चुकी है, जिसमें अकेले अहमदाबाद में 1600 मरीज हैं और ये अहमदाबाद के सिविल अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। प्रशासन की सांसें फूल रही हैं, क्योंकि अहमदाबाद में जिस प्रकार से रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर प्रशासन खासा मुस्तैद नज़र आ रहा है। अहमदाबाद के कई इलाकों में कर्फ्यू है, तो पूरे अहमदाबाद में लॉकडाउन है। जिन इलाकों में कर्फ्यू है वहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता, लेकिन जहाँ लॉकडाउन है वहाँ पर भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। पूरे शहर में सन्नाटा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर इस कोरोना से राहत कब मिलेगी, लेकिन उसकी उम्मीद कम ही नज़र आ रही है। अकेले बड़ौदा में आज एक अच्छी खबर आई है कि वहाँ पर 45 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिनको आज एक साथ छुट्टी दी गई है और अब वो प्लाज्मा डोनर बनेंगे, जो गुजरात के कोरोना पीड़ितों के इलाज में सहायक होंगे। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, सहारा समय के लिए। तो जिस तरीके से गुजरात में भी कोरोना तेज़ी से पांव पसार रहा है और महाराष्ट्र मुंबई में जिस तरीके से चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि कोरोना लंबे समय तक रहने वाला है और कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा। जो देश ये समझ रहे हैं कि कोरोना से वो पार पा चुके हैं, वो बड़ी गलती कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हमें चर्चा करना है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट निशा खन्ना
अर्थशास्त्री प्रोफेसर अखिल स्वामी। आप सभी का हमारी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं डॉक्टर के अग्रवाल साहब से। डॉक्टर साहब, आपने हमें शुरू में ही जो बात बताई थी, जो बात आज डायरेक्टर जनरल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया एड्रेस में बोल रहे हैं, करीब 2 सप्ताह पहले आपने मुझे ये बताया था कि मेरे लोग आपके घर स्टूडियो लाइव व्यू कैमरा लेकर गए थे। तब आपने बताया था कि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो लोग सामने दिख रहे हैं सबको कोरोना है और मुझे इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, सबको डालनी होगी, और मैं ये मान के चल रहा हूँ। और कोरोना देश के बहुतायत लोगों को होगा, कुछ लोगों की इम्यूनिटी होगी तो वो इसको फेस कर पाएंगे, जिनकी इम्यूनिटी नहीं होगी वो हॉस्पिटल भी पहुँचेंगे। ऐसी स्थिति में अब एक पिक्चर निकल के सामने आ रही है कि कोरोना की लड़ाई लंबी होने वाली है। हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं कि आप हमेशा इनलाइट करते रहे हैं, बताते रहे हैं। अब जब लड़ाई लंबी होने वाली है, पूरी दुनिया भर के विशेषज्ञ इस पर एक राय बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आपने भी बहुत पहले इसकी घोषणा की थी। ऐसी स्थिति में अब कोरोना के साथ कैसे रहा जाए डॉक्टर साहब, और इस लड़ाई के लंबे होने की वजह से आम लोगों का जीवन काफ़ी मुश्किल से भरने वाला है। उद्योग धंधे बुरी तरह से प्रभावित पहले से हो चुके हैं, आगे रूपरेखा क्या होगी, बड़ा कन्फ्यूजन है और बड़ा भय भी है लोगों के मन में। और बहुत सारे लोग तो जो साइकियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई है कि लोग अब डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। फिलहाल हम आपकी प्रतिक्रिया ये जानना चाहेंगे कि कोरोना की लड़ाई कितनी लंबी हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, पिछला पैंडेमिक जो आया था H1N1 का, वो 2009 में आया था जी। वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो एंडेमिक में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन केसेस अभी भी आ रहे हैं। अब पेंडेमिक को इसको डिक्लेयर करना, WHO कब लाए कब जाए, वो गलत तो आते रहेंगे। सिर्फ एक बीमारी है जो खत्म हुई थी, वो सार्स है, लेकिन वो इसलिए खत्म हुई थी क्योंकि वो सीरियस केस, सिर्फ आदमी जो सीरियस होते थे वो बीमारी को फैलाते थे। लेकिन वही सार्स, अब इसका नाम SARS-2 है, अपना रूप बदल के वापस आ गया है। लगता नहीं है नेक्स्ट 10 साल तक इसके केसेस नहीं आएंगे। हमें इसके साथ में रहना होगा, जीना होगा। इंटरमिटेंट सोशल डिस्टेंसिंग चलती रहेगी। केसेस आएंगे, मोहल्ला सील हो जाएगा, 14 दिन के बाद खुल जाएगा। जहां केसेस नहीं होंगे वहां पे नॉर्मल लाइफ जीते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो कम से कम 2 साल तक रहेगा वो है पर्सनल लॉकडाउन। पर्सनल लॉकडाउन का मतलब है मेरी सोशल डिस्टेंसिंग, मेरे को अपने आप को बचाना है। ग्लव्स रूटीन बन जाएंगे, फेस मास्क रूटीन बन जाएंगे, शू कवर रूटीन बन जाएंगे, कफ एटिकेट, रेस्पिरेटरी एटिकेट सब रूटीन बन जाएंगे। अब मेरे को चेक पुलिस नहीं करेगी, मेरे को मेरा पड़ोसी करेगा। अब मेरे को चेक में, अगर मैं मेट्रो में जाता हूं, मैंने मास्क नहीं पहना, लोग मेरे को बोलेंगे उतरो। पुलिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक आदमी दूसरे आदमी को, मेरे को अपने आप को बचाना है तो मैं दूसरे आदमी को यही बोलूंगा कि कोविड फैलाएगा क्या, बाहर निकल। ये मौका आएगा, यही फ्यूचर होगा, और हमें अपने आप को, सबको एक से दूसरे को बचाना है। इसलिए एक आदमी, कोई भी बस में जो है, कोई भी आदमी खांसी करेगा, बस में नहीं चढ़ेगा। बहुत सही कहा डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही ऐसी अवेयरनेस जगाने वाली गाइडलाइन दी है, ऐसी बात बताई है कि ज़रूर लोगों के अंदर ये साहस आएगा कि कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, तो कम से कम अपनी सुरक्षा के कारण ही लोग उसे टोकेंगे, उसे बताएंगे और उसे आगाह भी करेंगे कि कम से कम तुम तो बीमार हो, हमें बीमार मत करो। आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर DK गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया था कि जो कर्व और फ्लैटनिंग की जो थ्योरी हमें दी थी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे हौसले को बहुत बढ़ाते रहते हैं। जो कर्व और फ्लैटनिंग की जो थ्योरी आपने दी थी वो आगे चल के बड़ी पॉपुलर हुई, और जिस तरीके से कोरोना ने हिंदुस्तान को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ पूरी दुनिया में सिर्फ एक वजह से हो रही है कि उन्होंने इतना कठिन और बड़ा निर्णय लिया, भारत जैसे देश को संपूर्ण लॉकडाउन के भीतर लेने का। जाहिर सी बात है कि इस निर्णय को लेने से पहले उनका मन भी बहुत घबराया होगा, बहुत आशंकाओं से भरा होगा। लेकिन आज पूरी दुनिया में सिर्फ इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो रही है कि इस कारण हिंदुस्तान में
कोरोना कम्युनिटी स्टेज तक नहीं फैल पाया। लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थिति दिखाई दे रही है, गुजरात में जो स्थिति दिखाई दे रही है, राजस्थान में जो स्थिति दिखाई दे रही है, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में ये कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसमिट करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उपेंद्र जी, और शायद आप इतना आगाह कर रहे हैं, आपकी मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू हम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, चैनल मिल गया जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ रख सकते हैं और पब्लिक को जागरूक कर सकते हैं। तो सच में हम लोग स्टेज 2 में चल रहे थे, और जो कुछ स्टेट है, कुछ ज़िले ऐसे बन गए हैं जो हॉट जोन है या जो रेड जोन्स हैं, जो क्लस्टर्स बन गए हैं, और वो कह सकते हैं कि छोटे छोटे ज्वालामुखी हैं उस एरिया के लिए, अगर वो फट गए तो वो हम लोग स्टेज 3 में पहुँच जाएंगे। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि इन एरियाज में हमें बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। लॉकडाउन लंबा चलेगा, ये फॉलो करना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को, हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। और जो हमारी सरकार है, उस टाइम मैंने पहले भी कह चुका था कि हमें पहले डिफेंसिव मोड में खेल रहे थे, लॉकडाउन मतलब डिफेंसिव था। अब हमें अटैक करना पड़ेगा। अटैक मतलब हमें लोगों को डायग्नोज करना पड़ेगा, लोगों को टेस्ट कराने पड़ेंगे, लोगों को आइसोलेट करना पड़ेगा, लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा, और जो उनके कांटेक्ट में उनको लोगों को कांटेक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, और उन सबको क्वारंटाइन भेजना पड़ेगा। खासकर ऐसे एरिया में अगर हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग स्टेज 3 के मुहाने पे एटलीस्ट इन इलाकों में खड़े हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं हर प्रदेश में हैं जो रेड जोन बने हुए हैं, और वो शायद उस सरकार के लिए इस टाइम खतरे की घंटी है। अगर वहां पे उन्होंने बहुत कठिन निर्णय नहीं लिए तो आगे दिक्कत पैदा कर सकते हैं, पूरे देश के लिए दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जितने डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जितने हॉस्पिटलों को सील किया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग का जो स्कोप है वो बढ़ाया जा रहा है, और पर्याप्त मात्रा में पीपी किट, मास्क और ये जो जरूरी इक्विपमेंट्स हैं गवर्नमेंट ने रातों रात उनको एक्सपोर्ट किया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आईसीएमआर ने 2 दिन के लिए जो रैपिड टेस्टिंग किट को रोका, उसके पीछे क्या कारण थे? कल हमने इसको जानने की कोशिश की थी, एम्स के पूर्व निदेशक MC मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ऑडियो प्रॉब्लम के कारण वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को आप एक्सप्लेन करें कि जो रैपिड किट को 2 दिनों के लिए तत्काल प्रभाव से रोका गया, वो ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि इसके लिए आईसीएमआर को आनन फानन में एडवाइजरी जारी करनी पड़ी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रैपिड या जो एंटीबॉडी या सीरोलॉजिकल जो टेस्ट किट है वो डायग्नोसिस के काम में नहीं आती है। वो डायग्नोसिस के लिए PCR टेस्ट ही बेस्ट है, बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट के लिए PCR टेस्ट चाहिए। जो रैपिड टेस्ट है वो डेवलप करता है, डिपेंड करता है उसकी डायग्नोसिस कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी कितनी देर में बनी है, और एंटीबॉडी जो बनने में समय लगता है, किसी में 10 दिन लगते हैं, किसी में 14 दिन लगते हैं, किसी में 20 दिन लगते हैं, हर बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। तो इस केस में फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट बहुत सारे रिपोर्ट्स आ सकती हैं, और खास करके फॉल्स नेगेटिव टेस्ट जो खतरनाक हो सकते हैं कि हमने टेस्ट करा और वो नेगेटिव आया और हमने अपने आप को मान लिया कि ये बंदा नेगेटिव है, बट ऑलरेडी उसके अंदर इन्फेक्शन है, तो वो फैलाता रहेगा। तो इसलिए, और बिकॉज ये लोग टेस्ट जो है ना डायग्नोसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये हमारे लिए एपिडेमोलॉजिकल स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम उससे ये पता कर सकते हैं कि उस कम्युनिटी में जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं मास लेवल पे, वहां पे प्रेवलेंस कितना है इस इन्फेक्शन का, कोरोना कितना फैला हुआ उस इलाके में। तो इसलिए बिकॉज वहां पे रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, 2.5-3% ही रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे थे, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा था। इवन जो विदेशों में भी स्टडी हुई है उसमें भी फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव 30% तक रेट आया है इसमें। तो इसलिए हमें इस टेस्ट किट पे ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें PCR टेस्ट पे रिलाई करनी चाहिए। PCR में एक काम कर सकते हैं, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, उसमें हम लोग जो बात कर रहे थे ना, ग्रुपिंग करना, मल्टीपल टेस्ट एक साथ कर लेना, वो कर सकते हैं उसमें। जो अभी KGMU में कर रहे हैं, यूपी में स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे आगरा के टेस्ट करें हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम डॉक्टर के अग्रवाल साहब से एक सवाल ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी आज रिपोर्ट में पढ़ रहा था अखबारों में कि जर्मनी में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, वहाँ पे कोई वैक्सीन डेवलप की गई है, वैसे और भी जगहों से खबरें आ रही हैं कि ह्यूमन ट्रायल कई जगहों पर कई देशों ने शुरू किया है, इजराइल ने शुरू किया है, अमेरिका में भी कुछ वैक्सीन बनी है, कैलिफोर्निया में जहाँ ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो ह्यूमन ट्रायल चल रहा है उसके कितने दिन के बाद जो वैक्सीन है वो मार्केट में आ जाएगी और कोविड-19 को कंट्रोल किया जा सकेगा? हम डॉक्टर के अग्रवाल साहब से दोबारा जुड़ेंगे।
इस बीच में हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर निशा खन्ना से हम सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर डॉक्टर निशा खन्ना से बात शुरू करेंगे। कोरोना का कहर थम नहीं रहा है, लॉकडाउन लंबा होता जा रहा है। ऐसे में लोगों में डिप्रेशन की तादाद बढ़ रही है। भारत में डिप्रेशन यानी अवसाद का ग्राफ 15 से 20% बढ़ गया है। आइए देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया सहमी हुई है। अलग अलग सर्वे के नतीजों और एक्सपर्ट के मुताबिक इस त्रासदी से लोगों की मानसिक सेहत पर खराब असर पड़ रहा है और ये लंबे समय तक रहेगा। दरअसल दुनिया की 4 अरब से ज्यादा आबादी कई दिनों से लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, हॉटस्पॉट और मास्क कल्चर में जी रही है। इस नई व्यवस्था में कई लोगों की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक असर हो रहे हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना काल में आम लोगों की मानसिक स्थिति में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जिसे मॉनिटर करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की राय में सभी देशों को लक्षण आधारित इलाज और रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। विशेषज्ञ मानसिक विकार से जुड़े ऐसे मामलों की दुनिया भर में एक साथ निगरानी की व्यवस्था करने का सुझाव भी दे रहे हैं। कैम्ब्रिज और ग्लासगो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि शराब, नशे की लत, जुआ, साइबर बुलिंग, रिश्ते में तनाव, बेघर होने की चिंता और डिप्रेशन से असामान्य व्यवहार जैसे लक्षणों वाले लोगों की अनदेखी से आगे समस्या और विकराल हो सकती है। डिप्रेशन के मरीजों की निगरानी के लिए डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने और स्मार्ट तरीके खोजने की बात भी हो रही है। दरअसल ब्रिटेन की एक संस्था ने मार्च अंत तक 1100 लोगों का सर्वे किया था, जिसके नतीजे बताते हैं कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन में रह रहे ज्यादातर लोगों में कारोबार डूबने, नौकरी जाने और बेघर होने का खौफ पैदा हो गया है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बाद भारत में मानसिक रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या में 15 से 20% की वृद्धि हुई है। दुनिया भर में केवल 1% हेल्थ वर्कर्स ही मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए उपलब्ध है। ऐसे में दुनिया के लिए ये गंभीर चुनौती साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर निशा खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो साइकियाट्रिक हैं और ऐसे मरीजों का इलाज करती हैं। लेकिन साइकियाट्रिक डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है, लोगों में बड़ी झिझक होती है, बड़ी परेशानी होती है और कोई ये स्वीकार नहीं करता सहजता से कि मुझे किसी बात का डिप्रेशन या अवसाद है। डॉक्टर साहब, अगर मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए, डिप्रेशन डेफिनेटली, पर डिप्रेशन को डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम होता है अगर आपका लो मूड लगातार 21 दिन तक बना रहे और वो आपकी डेली रूटीन में इंटरफेरेंस करे, तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन है। अदरवाइज वो डिप्रेशन नहीं है। देखिए, स्ट्रेस लेवल हर इंसान को होता है और लॉकडाउन के दौरान कोई नॉर्मल इंसान भी जो बैलेंस स्टेट में है उसको भी स्ट्रेस लेवल हाई हो सकता है, क्योंकि आप सोशल डिस्टेंसिंग, फॉर एग्जांपल आप सोशलाइज करते हैं, आपको लोगों से मिलना पसंद है, तो डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आप लोगों से मिल नहीं सकते। आप सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कंपैटिबिलिटी इशूज़ हैं, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बनती नहीं है, परिवार के साथ आपकी बनती नहीं है, या बहुत ज़्यादा वर्कअल्कोलिक है, तो ऐसे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये रिलैक्सिंग पीरियड भी है, क्योंकि काम का वर्कलोड कम हो जाएगा, दे कैन बिट रिलैक्स। बट ऐसे लोग जिनको बाहर जाने की आदत है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर लोगों से मिले बिना रह ही नहीं सकते, उनके लिए ये बहुत मुश्किल का टाइम है। जो वीकेंड पर जो अपनी दुनिया एक अलग सजा के रखते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो है। और जैसे आपने बोला डिप्रेशन, जैसे देखिए बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, क्योंकि एक बच्चों के लिए चेंज किसी के लिए भी ईजी नहीं होता है। हम एडल्ट्स के लिए भी ईजी नहीं होता, तो बच्चों के लिए कहाँ से ईजी होगा? तो चेंज के लिए लोग तैयार नहीं है, और ये एकदम से सिचुएशन है जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारा टाइम हम अपने आप के साथ स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि दुनिया में ऐसे कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनको खाली टाइम दे दिया जाए तो खाली टाइम का सदुपयोग करेंगे? मैं अपने अगल बगल देखता हूँ, अपने लगभग अब 23 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मुझे हो जाएगा 1-2 महीने में। मैं देखता हूँ कि जब खाली समय दिया जाता है तो लोग बहुत ऊहापोह में रहते हैं कि क्या करूं। और किसी एक बड़ी मशहूर थिंकर की एक सेइंग है कि बेचारा वो नहीं है जिसके पास पैसा, संसाधन, धन और नौकरी नहीं है। बेचारा वो है जिसे ये नहीं पता कि अब मुझे क्या करना है।
अगर खाली वक्त हो और आपको ये ना पता हो कि मुझे क्या करना है, हाउ आई कैन यूटिलाइज दिस टाइम, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और हमारे सामने, हमारी सोसाइटी में लोगों को अक्सर ये मैंने देखा है कि जब खाली वक्त मिलता है तो वो उसका कोई बहुत सकारात्मक उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास प्लानिंग नहीं होती। और जिनके पास प्लानिंग होती है वो इतने जीवन में व्यस्त होते हैं कि उनके पास सोचने का टाइम नहीं होता। तो ऐसे में जब ये अब 1 महीना हो गया, अब 1 महीना में कंप्लीट लॉकडाउन में लोग हैं, दफ्तर ऑफिस सब तरह से बंद हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का डिप्रेशन लोगों में एराइज हो रहा है, किस तरह से लोगों का मेंटल स्टेट बन रहा है? देखिए, अगर आप जैसे आपने बोला क्लैरिटी नहीं है, जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे आपने बोला कि लोग सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, आई थिंक सो मैंने कुछ पिछले समय में 15-20 या 1 महीने में लोगों से बात किया है, गॉट टू नो लोग बैठकर टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम्स देख रहे हैं, एक दूसरे को कॉलिंग कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो खाना बना रहे हैं। मुझे लग रहा है इस टाइम को अगर हम थोड़ा सा यूजफुल वे में, अगर कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हर एक इंसान अपनी रूटीन को फिक्स कर ले, डिसिप्लिन रूटीन में आ जाए कि मुझे इतने बजे उठना है। मैं बहुत सारे परिवारों में देखती हूँ, मेरे पास काउंसलिंग के लिए पेशेंट्स हैं, वो भी डिसिप्लिन रूटीन नहीं, सोने का कोई समय नहीं है, उठने का कोई समय नहीं है। आप अपने रूटीन को डिसिप्लिन बनाइए। फिजिकल एक्टिविटी करना बिल्कुल बंद मत कीजिए। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर में बैठ के ही योगा, प्राणायाम, कोई भी एक्सरसाइज करिए। अगर हो सके तो 1 घंटा अपनी फीलिंग्स के साथ स्पेंड करिए, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना किसी इंसान के, बिना किसी फैमिली मेंबर के, क्योंकि ऐसा अधिकतर हम नहीं करते हैं। हमें, क्योंकि जिनको क्लैरिटी नहीं मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, क्योंकि देखिए सारा दिन आप फैमिली के साथ भी बैठे रहोगे और एकदम पर आकर आप उब जाओगे। रोज सारा दिन 4 घंटे टीवी देखो, आई डोंट नो, मेरी खुद की लाइफ में मैंने इतनी मूवीज नहीं देखी है जितनी मैं पिछले 1 महीने में देख रही हूँ। द बेसिक थिंग इज आप अपने आप को रिलैक्सेशन करने के क्या करना चाहते हो, किसी हॉबी में कंस्ट्रक्टिव वे में लगाइए। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। अगर आप घर में है, परिवार के साथ है, पार्टनर के साथ है, आपको उनकी कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, बैठकर अपने कम्युनिकेशंस को सुधारिए, अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट में समय लगा दाइए। अगर आप कुछ करियर को लेकर करना चाहते हैं, अपना ग्राफ बनाइए, मैं क्या करना चाहती हूँ या क्या करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा है, बीच में आपको रोक रहा हूँ। आपने चूंकि बहुत लोगों को कंसल्ट किया होगा, बहुत सारे पेशेंट आपके पास होंगे। आम तौर पर जब पेशेंट आपके पास आते हैं जिनको अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, उनकी मूल चिंताएं क्या होती हैं? क्योंकि मैंने जो समझा है कि साइकियाट्रिक का काम जो है, किसी ऐसे आदमी जो खुल नहीं रहा है उसको ठीक तरीके से खोल देना, उसकी बात को एक पढ़ा लिखा वेल ड्रेस्ड आदमी बैठ के सुनता है और उसको ध्यान से सुनता है। जब वो कोई उसकी बात बहुत ध्यान से सुनता है तो वो भी फिर ध्यान से कहना शुरू करता है। बेसिकली जैसे इसीलिए मैंने बोला है कि कम्युनिकेशन सुधरना बहुत ज़रूरी है। जब आप घरों में भी रह रहे हैं, अगर आप एंग्जाइटी की फीलिंग आपको आ रही है, आप पहले उस फीलिंग को एक्सेप्ट करिए, फिर सामने वाले को कम्युनिकेट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए डर एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, चाहे वो डर फाइनेंसिस का हो, चाहे वो किसी चीज़ को खोने का डर हो, या आपको लगे आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। अगर हम उस फीलिंग्स को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो हम फील कर रहे हैं हम अपने आसपास के लोगों को बताएं, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे वो हमारे भाई बहन हो या दोस्त हो। जिस फीलिंग्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अच्छा या बुरा, उसका सही या गलत, उसका कोई आई वुड से वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, पर जो आप फील कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करिए, एक्नॉलेज करिए और फिर सामने वालों को कम्युनिकेट करिए। अगर, क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम्स डिप्रेशन में, जैसे आपने बोला, हम लोग सुनते हैं पर पूरा नहीं सुनते हैं, हम आधा सुनते हैं। मेडिटेशन, योगा, या जो मैं अपनी फीलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करने की बात कर रही हूँ, हमें अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा, किसकी बात हमें अच्छी लगती, किसकी बात पर हमें गुस्सा आता है, किसकी बात पर हमें इरिटेशन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब का एक ही मकसद है, अपने सेंस ऑर्गन्स का, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 ज्ञानेंद्रियां, उसका मैक्सिमम प्रयोग करें। और अधिकतर यही होता है, हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों का मैक्सिमम प्रयोग नहीं करते हैं और इसी वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन क्या है? होपलेसनेस का स्टेज। हम डिप्रेशन में पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, हमें आगे कोई उम्मीद नहीं दिखती है, हमें लगता है हमारे आगे कोई फ्यूचर नहीं है। और मेरे ख्याल से ऐसे समय में हमें क्या अच्छा लगता है, किसी चीज़ पर अपने आप को सप्रेस मत करिए। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, किसी से बात करना अच्छा लगता है, कुछ भी काम करना अच्छा लगता है, बिना सोचे समझे उस चीज़ को करिए। हम क्या होता है, डिप्रेशन में तब जाते हैं आसपास, अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी मेरे पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेडीज़ की बात करती हूँ, अब लॉकडाउन के दौरान उन पर प्रेशर ज़्यादा आया है। कुछ लोगों के घरों में मेड्स नहीं है,
जो पार्ट टाइम मेड्स हैं वो नहीं है, और फुल टाइमर से 1 या 2 वर्कर से वो नहीं काम कर पाते, क्योंकि फैमिली मेंबर्स घर में ज़्यादा हैं, बच्चे घर में हैं, उनकी रूटीन को सेटल करना। मुझे लगता है औरतों को अपना और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर घर में आप खाना बना रही है तो सबसे पहले खुद खाने को खाइए, ताकि आपका, क्योंकि एक औरत बीमार पड़ती है तो वो फिर भी घर को संभाल सकती है, बट एक मर्द बीमार पड़ जाए वो आदमी को भी संभाल सकती है, बट अगर एक औरत बीमार पड़ जाए तो पूरा घर उसके पर डिपेंडेंट होता है। तो मुझे लग रहा है इस वक्त औरतों को ना बोलना है जहां वो नहीं कर सकती। इवन मर्द भी बोल सकते हैं, मैं कहाँ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कहाँ नहीं। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करिए, थैंक यू और सॉरी को अपनी आदत में लाइए। और मेरे ख्याल से ये एक वो समय है जिसमें बैठ के हम अपने रिलेशनशिप्स पर काम कर सकते हैं। पेशेंस लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो पेशेंस लेवल तब बढ़ेगा जब आप खुश होंगे। अगर आप अपनी खुशियों पर ध्यान देंगे तो अपने आसपास के सब लोगों को आप खुश कर सकते हैं। डिप्रेशन अपने आप में वही चीज़ है, क्योंकि हम कई बार अपने आपे से ज़्यादा बाहर जाते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। हम अपनी फीलिंग्स को नहीं महसूस करते, हम किसी चीज़ में डिस्कम्फर्ट नहीं है। गिविंग यू एन ए सिंपल एग्जाम्पल, मैं अपनी मदर के साथ रह रही हूँ, उनको पराठे खाना पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। मैं उनको बोलती हूँ आप अपने लिए पराठा बना लीजिए, मैं अपने लिए हेल्दी फूड बना लूँगी। इट डजंट मीन 2 लोग घर पे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, बट अगर आपको वो चीज़ खुशी देती है आप वो करिए। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में ना बोलने से रिश्ते खराब नहीं होते, बट हाँ, अगर आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो आप जिंदगी भर कोशिश कर सकिए, किसी भी इंसान को आप 100% कभी खुश नहीं रख सकते। डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल से हमारा संपर्क स्थापित हो गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल ले रहा था कि अभी आज रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जर्मनी में वैक्सीन डेवलप हो गई है और उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ है। पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि कैलिफोर्निया में वैक्सीन डेवलप हुई है और उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। इसी तरह की खबर इजराइल से आई थी कि वैक्सीन डेवलप हो गई, उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। अब आप हमें ये जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि जब कोई चीज़ ह्यूमन ट्रायल के लेवल तक पहुंच जाती है तो वो वैक्सीन मार्केट तक पहुंचने में कितना वक्त लेती है? H1N1 का जो वैक्सीन बना था, क्या सरकार ने उसको अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डाला? द आंसर इज नो। क्या आज H1N1 सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या H1N1 सब लोगों को मिल रहा है? द आंसर इज नो। अब ये वैक्सीन कब आएगा, कब इसका ट्रायल होगा, कितने का होगा, कितने लोगों को मिलेगा, आम आदमी को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, अभी ये बात करने का मतलब नहीं है। अभी तो हम सिर्फ एक फॉल्स होप ले रहे हैं कि वैक्सीन आएगा, जैसे वो गाना था मेरा टाइम आएगा, ये तो वो बात हो रही है कि वैक्सीन आएगा हमको बचाएगा, आएगा आएगा, वो वाली बात हो रही है। मुझे अभी इट्स ए होप, यस इट्स ए होप। इंडिया में बनता है, सस्ता बनता है, आई विल बी हैप्पी। अमेरिका में बनेगा, बाहर बनेगा, वो तो $multi-million बनाएंगे, वो तो पैसा कमाने के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, सेवा करने के लिए नहीं बना रहे। चाइना के अंदर में अटैक हुआ तो चाइना जो अब ये आपको जो सैंपल दे रहा है, जो दवाइयां दे रहा है, वो सस्ती दे रहा है क्या? 4 गुना रेट पे दे रहा है। तो इन कंट्रीज में अगर वैक्सीन आएगा भी तो ये तो पैसे कमाएंगे, ये तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी खराब करेंगे। हमें डिस्कस ये करना है हमारी कंट्री में वैक्सीन कब आएगा, हमारी कंट्री का वैक्सीन जो है उसका ट्रायल कब आएगा, हमारे यहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम W के ऊपर में ट्रायल चालू हुआ है उसका रिस्पॉन्स कब आएगा। दैट इज आवर कंसर्न। मेरा कोई कंसर्न नहीं है चाइना, कोरिया, अमेरिका, वो तो पैसे कमाएंगे अगर वैक्सीन आ गया तो। हमारे को टेस्ट तो फ्री नहीं दे रहे, हमारे को जो है एंटीबॉडीज टेस्ट 4 गुना चार्जेस पे दे रहे हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के API का जो दाम है वो 4 गुना कर दिया, एजिथ्रोमाइसिन के API का कॉस्ट बढ़ा दिया। सो व्हाई आर वी लुकिंग एट देयर वैक्सीन? वी शुड ओनली लुक एट हमारा वैक्सीन कब आएगा। आंसर इज आएगा, आएगा कब आएगा मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे ले रहा हूं। 136 करोड़ की आबादी में आज जितने संक्रमित केस हमारे यहाँ हैं, आपको लगता है कि अभी तक जितनी मौतें हमारे यहाँ हुई हैं, एक आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में तमाम बीमारियों से, रोड एक्सीडेंट से और कई वजहों से 80 से 90 लाख लोग मर जाते हैं। खत्म हो गए। तो आप ये बताएं कि हमारे देश में अभी कोरोना इम्पैक्ट को कितना सीरियस समझते हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ कोरोना इम्पैक्ट बहुत है। पॉल्यूशन खत्म हो गया, डायरिया डेथ कम हो गई, टाइफाइड की डेथ कम हो गई, फूड पॉइजनिंग की डेथ कम हो गई, H1N1 की डेथ कम हो गई, TB ज्यादा पकड़ में आ रहा है उसके साथ में, और उसके अगेंस्ट में अगर सिर्फ 500 डेथ हुई है कोरोना से तो कुछ भी नहीं है उसके साथ में। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कोरोना को रोकते रोकते हम सारे लोगों को, पोलियो वालों को कोरोना में लगा दें, हम TB वालों को, नोटिफिकेशन वाले को इसमें लगा दें, सब लोगों को इसमें लगा दें, पता लगा थोड़ी दिनों के बाद में दूसरी बीमारियां बढ़ गई।
अगर हम इसको सच्चे से मानते हैं, कोई ना कोई फैक्टर है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल के अंदर में मोर्टेलिटी कंपैरेटिवली यूरोप से कम है, कोई ना कोई फैक्टर तो है, हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए। हमें उसका एडवांटेज ये लेना है कि कोरोना से तो हम है ही हैं इस चक्कर में, बाकी बीमारियों से हम अपनी मोर्टेलिटी कम कर लें। मैं सिर्फ एक पॉइंट को ऐड करना चाहूंगा, जो मैडम बात कर रही थी डिप्रेशन के बारे में। देखिए चार फेज होते हैं स्ट्रेस के। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज देयर इज अ स्ट्रेस। पहला है यूफोरिया, पहला स्टेज होता है। मैंने कहा था ना लॉकडाउन होगा, देखा ना मेरी मोदी जी ने मेरी बात सुन ली और लॉकडाउन कर लिया। बिल्कुल आपने बोला था। वो यूफोरिया फेज है। उसके बाद में फेज ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, कब बंद होगा, कब बंद होगा, कब बंद होगा, मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, क्या मतलब है, खाना नहीं, पिक्चर बार बार देख रहे हैं। फिर आएगा एडजस्टमेंट, आपको लगेगा कोई इरादा तो है नहीं है, एंड देन यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। ये जो लास्ट वीक होगा ना 40 दिन का, पीपल विल एंजॉय इट। वो बोले देन दे पीपल विल स्टार्ट मिसिंग द लॉकडाउन। जैसे ही खत्म होगा लोग लॉकडाउन को मिस करेंगे। उस टाइम पे रियल लर्निंग आएगी, जब आप सोशल डिस्टेंसिंग आपका पार्ट बन जाएगा, जब हैंड हाइजीन आपका पार्ट बन जाएगा, जब कफ एटिकेट आपका पार्ट बन जाएगा। वो फेज जो है वो मेरे डिप्रेशन को खत्म करेगा, वो मेरा सेरोटोनिन लेवल बढ़ाएगा। इस वक्त में मेरे को हो सकता है थोड़ी सी सेरोटोनिन की जरूरत हो, जैसे ही मैं इसको लाइक करूंगा मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह सकता हूं कि आपने जितना सहज और सरल तरीके से, जितना साइंटिफिक तरीके से आपने पूरा कोरोना को समझाया है, और उससे लोगों के मन का जरूर, जिसने भी आपकी बात सुनी होगी, आपके मन का भय जरूर दूर हुआ होगा। और जिस तरीके से डॉक्टर डी.के. गुप्ता डे 1 से हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मैं इनको भी एक क्रेडिट देता हूं कि हमारे दर्शकों के मन का भय इन्होंने भी बहुत हद तक दूर किया है। तो आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन हम अखिल स्वामी जी के पास जाएंगे, जो देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उनसे सवाल शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट है, देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना संकट के बीच एक ऐसी बिजनेस डील हुई है जो कई मायनों में अहम है। मुकेश अंबानी की जियो में फेसबुक 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर है। 2016 में शुरू हुई जियो का पूरा नेटवर्क 4G पर आधारित है, जबकि दूसरी कंपनियों के पास 2G, 3G और 4G का मिश्रण है। इस डील के बाद जियो का वैल्यूएशन 4.62 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, क्योंकि 9.9% के एवज में फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए जो है रिलायंस जियो को पे किया है। ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। और जिस तरीके से इस मायूसी के मंजर में, जहां औद्योगिक कारोबार बंद हैं, गतिविधियां बंद हैं, शेयर बाजार लगातार नीचे जा रहा है, लोगों का मनोबल बहुत नीचे है, ऐसे में यह एक नई उम्मीद की किरण है। और भारतीय कारपोरेट जगत का झंडा जो है जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में लहरा रहा होगा, और इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जिस तरीके से शानदार डील क्रैक की है फेसबुक के साथ, कम से कम आज भारत में इंडियन इंटरप्राइज की जरूर चर्चा हो रही होगी। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी में शुमार फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ का निवेश किया है। इस निवेश के साथ रिलायंस जियो में फेसबुक की 9.99% हिस्सेदारी हो गई है। जानकारों का कहना है कि इस साझेदारी के बाद रिलायंस का ई-कॉमर्स वेंचर जियो मार्ट फेसबुक की मदद से भारतीय ऑनलाइन कॉमर्स बाजार में अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बढ़त बना सकता है। इंडस्ट्री इनसाइडर के मुताबिक 2018 के $30 बिलियन के मुकाबले भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2028 में $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। जानकारों के अनुमान के मुताबिक फेसबुक की ओर से किए गए कुल निवेश में से जियो के पास करीब 15,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। इस रकम से जियो मार्ट ई-कॉमर्स नेटवर्क का विस्तार करेगा। जियो मार्ट ग्रोसरी स्पेस में अपना दबदबा कायम करने के लिए आक्रामक रणनीति भी अपनाएगा। इसके बाद जियो मार्ट के ग्राहक मोबाइल कनेक्शन, टेलीविजन, म्यूजिक और एजुकेशन जैसी कई सेवाएं भी रिलायंस से ही खरीदेंगे। अमेजन और फ्लिपकार्ट की इस समय सबसे बड़ी चिंता बिजनेस मॉडल और लॉजिस्टिक को लेकर है। इसका कारण ये है कि वो मांग के अनुसार ग्रोसरी की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है।
जानकारों की माने तो ये संभव है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में अगले 3 से 6 महीने तक फेसबुक जियो के बीच इस साझेदारी का असर दिखाई न दे। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये गठजोड़ न सिर्फ अमेजन फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़ देगा बल्कि ई कॉमर्स इकोसिस्टम को बदल देगा। इस साझेदारी से रिलायंस और फेसबुक को भारतीय डिजिटल पेमेंट स्पेस में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे जैसी कंपनियों पर बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। अनुमान है कि 2023 तक भारत में डिजिटल पेमेंट में 5 गुना तक की बढ़ोतरी होगी और कुल कारोबार $1 लाख तक पहुंच जाएगा। फेसबुक के लिए भारत सबसे बड़ा यूजर बाजार है और यहाँ फेसबुक के करीब 32.8 करोड़ मासिक यूजर हैं। इसके अलावा मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के भी करीब 40 करोड़ यूजर हैं। व्हाट्सएप लंबे समय से भारत में डिजिटल पेमेंट सेवा शुरू करने पर काम कर रहा है और उसे कानूनी मंजूरी का इंतजार है। फेसबुक जियो साझेदारी से दुनिया और भारत का सबसे बड़ा डाटा प्लेटफॉर्म भी तैयार होगा। फेसबुक और जियो के बीच पार्टनरशिप कई मामलों में महत्वपूर्ण है। किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में माइनॉरिटी हिस्सेदारी के लिए दुनिया भर में ये सबसे बड़ा निवेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। भारतीय उद्योग जगत के लिए और पूरी दुनिया में आज इंडियन एंटरप्राइज की ज़रूर चर्चा हुई होगी और तमाम लोग भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख भी रहे हैं। और जिस तरीके से इस महामारी के बीच मायूसी छाई हुई है, कुछ जानकारों का मानना है कि जब ये लॉकडाउन उठेगा तो पूरी दुनिया भारत की तरफ दौड़ेगी। इसके पीछे बड़े ठोस कारण भी हैं और ठोस आधार भी हैं। हमारे साथ मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अखिल स्वामी जुड़े हुए हैं। अखिल जी, पहला सवाल कि जियो की इस डील ने पूरी दुनिया में किस तरह का संदेश दिया होगा, जिनमें 691 लोगों की मौत हो चुकी है। असल में वास्तविकता में एक आर्थिक मंथन जो है वो विश्व में चल रहा है जी। जैसे पुरातन काल में एक दैत्यों और देवताओं के बीच में मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था जी। वैसा एक मंथन हो रहा है। और देखिए, इसमें जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और एक राष्ट्रीय स्तर पे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो परिस्थिति है वो ये है कि सारे राष्ट्र अपने जीडीपी का 5%, 6%, 8% कोरोना के लाभ के लिए अपनी इंडस्ट्री को दे रहे हैं और हमने जो अपने जीडीपी का करीब 1% अपनी इंडस्ट्री को पैकेज के रूप में दिया है। तो एक तो ये आर्थिक मंथन हो रहा है और जब ये कोरोना खत्म होगा उस समय जो राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत होंगे वो अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जा पाएंगे और बाकी जो पिछड़ जाएंगे वो पिछड़ जाएंगे। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात ये है कि अगर भारतीय स्तर पे आप देखें तो एक लार्ज कॉरपोरेट्स हैं, एक लिस्टेड कंपनीज हैं और एक एमएसएमई है। जो लार्ज कॉरपोरेट्स हैं और जो लिस्टेड कंपनीज हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो उनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो हमेशा कम होता है। उनमें इक्विटी ज्यादा होती है और डेट कम होता है। और जो एमएसएमई होता है उसमें इक्विटी कम होती है और डेट ज्यादा होता है जी। तो ये जो आर्थिक मंथन हो रहा है, जो आर्थिक रूप से जो परेशानी हो रही है, उसकी वजह से जो एमएसएमई है जिसके पास डेट ज्यादा है, डेट के सर्विसिंग करने में उसको परेशानी आएगी। ये कंसोलिडेशंस होंगे। बिल्कुल। जो रिलायंस इंडस्ट्री जियो के बीच में और फेसबुक के बीच में जो हुआ है, इससे जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो अपना स्थान ढूंढ लेंगे। लेकिन भारत की जो क्षमता है और भारत की जो शक्ति है, हमारे यहां जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है वो एमएसएमई के अंदर होता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि अगर भविष्य के बारे में अनिश्चितता उन लोगों में है जो कि एमएसएमई में काम कर रहे हैं, अगर सरकार के, क्योंकि हमारा रक्षक कौन है, हम किसकी तरफ देख सकते हैं कि हमारा ध्यान रखे, वो सरकार है। अगर सरकार एक संदेश एमएसएमई को दे सके, इन छोटे नौकरी देने वालों को दे सके, जो हमारे व्यापार समूह हैं और ये उद्योग मंडल हैं जो लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन अगर उनको मदद नहीं मिली तो वो परेशान हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। और जैसा ये कहा जा रहा है कि 50% ऐसे एमएसएमई हैं जो इस मंथन में खत्म हो जाएंगे। तो लार्ज स्केल सेक्टर जिसके पास फ्री कैश फ्लोज हैं, जिनके पास फ्री कैश रिजर्व्स हैं, जिनके पास ये क्षमता है कि इक्विटी के माध्यम से वो मार्केट से पैसा उठा पाएंगे,
लेंडर से पैसा उठा पाएंगे वो तो बड़े होंगे, उनको समस्या उतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जो एमएसएमई है, जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा उद्योग मंडल है, अगर उसको आप आर्थिक पैकेज, और जितना आर्थिक पैकेज देने में सरकार देर करेगी उतना ज्यादा एमएसएमई को परेशान होने में उसकी समस्या बढ़ेगी। लार्ज कॉर्पोरेट्स तो इस जो अनिश्चित काल है इसको निकाल ले जाएंगे, जो छोटा उद्योग और एमएसएमई है उसको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो देखिए, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, जो जियो जैसी कंपनी और रिलायंस जैसी कंपनी जिनका पहले 8-9 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्री का होता था, आज 7 लाख करोड़ का हो गया है, उनको समस्या बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन देखिए, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, और जो लो कैपिटल एम्प्लॉयड हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा होता है। हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है और जिसका हमें समाधान ढूंढना है, वो अपने शिक्षित बेरोजगारों को, अपने बच्चों को, अपने जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं, उनको नौकरी देना है, उनकी नौकरी को बरकरार रखना है। और ये नौकरी को बरकरार रखना और नौकरी को बचाए रखना एमएसएमई के और छोटे उद्योग और छोटे व्यापार से ही संभव होगा। अखिल जी, तो मेरा जो आपने प्रश्न पूछा बिल्कुल सही बात है जी। मेरा सवाल दूसरा है कि आपने कहा कि जो लोग इस समय एमएसएमई की चिंता सरकार नहीं कर रही है, या जो औद्योगिक मॉडल है उसमें जो छोटे कारोबार है 50% एमएसएमई जो है इस मंथन में समाप्त हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि ये सारी चुनौतियां एक रूप में तो दिखाई दे रही हैं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का जो कमाने का जो तरीका था, जो रोजी रोटी उनकी थी, वो पूरे तरीके से दांव पे लगी है, क्योंकि जनरली सारे उद्योग धंधे बंद हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि जो स्ट्रक्चर्ड एमएसएमईज थी उनका भी हाल बहुत बुरा है, क्योंकि वो छोटी पूंजी वाले लोग थे। जो बड़ी पूंजी वाले लोग हैं उनकी जो दूरदर्शिता है, उनका जो फोरकास्ट है, उनका जो फ्यूचर प्लान है, वो महीने 2 महीने से उतना प्रभावित नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। लेकिन ऐसे में क्या आप मानते हैं कि जो तेल का खेल पूरी दुनिया में नए मोड़ पर पहुंच गया है, जिस तरीके से भारत का पर मंथ का जो ऑयल बिल था वो $120 बिलियन के आसपास था, और जिस तरीके से ये गिरते 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 अब काफ़ी कम आ जाएगा, क्योंकि $0 पर बैरल का रेट आ गया, कुछ जगहों पर जो है माइनस में रेट पहुंच गया। यहाँ तक कि जिस तरीके से हमारे देश में आलू, प्याज और टमाटर सड़क के किनारे ज़्यादा पैदावार होने पे फेंक दिए जाते हैं, वैसे हालात क्रूड जनरेट करने वाले लोगों के सामने खड़े हैं कि क्रूड जनरेट करने वाले लोग फ्री में तेल देने के लिए तैयार है। स्टोरेज कैपेसिटी न होने के कारण अमेरिका ने $40 पर बैरल के हिसाब से पैसा दे करके लौटा दिया कि जो लीजिए अपना तेल वापस लेके जाइए। अब ऐसी स्थिति में इंडिया की पोजीशनिंग पे इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा जो फॉरेन रिजर्व है हमारा वो बचने वाला है। एक अर्थशास्त्री की नज़रिए से 80% अपने ज़रूरत का तेल हम आयात करते हैं। अब लगे हाथ हमें आयात करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है उतना हमारे पास तेल आके रखा हुआ है। जितनी हमारी गाड़ियों की टंकियां हैं उनमें जितना तेल, मोरलेस 2/3 गाड़ियों की टंकियों में तेल ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन है। तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका दूरगामी असर कितना रहेगा, और हमारे सरकार को क्या करना चाहिए अगर ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ गई है तो? देखिए, ये एक बिल्कुल सीधा साधा गणित है, जैसे आपने इंगित किया कि विश्व में अगर कोई ऐसा देश है जिसको सबसे ज्यादा आर्थिक लाभ होगा वो भारत है। ये तो बिल्कुल सीधी बात है कि क्रूड के प्राइसेस के क्रैश होने से सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो हिंदुस्तान को होगा। ये तो सीधा गणित हुआ। लेकिन इसके थोड़े से और अंदरूनी इसकी समझ अगर हम लोग करें, प्रयास करें, क्रूड के प्राइस कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मार्केट में क्रूड की डिमांड भीषण रूप से गिर गई और डिमांड इसलिए भीषण रूप से गिरी है जो इंगित करता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रही है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रही है तो ऐसा नहीं होगा कि भारत उससे अछूता बचेगा। अगर अब देखिए, प्रश्न जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक मंथन हो रहा है, और इस मंथन में आज से 2 साल के बाद जब ये कोरोना खत्म होगा, उसके बाद एक वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर नया क्रिएट होगा। उस समय जो सरवाइव करेंगे, वो सरवाइव कौन करेंगे?
वो जो अपनी इंडस्ट्री को इस आघात से बचा पाएंगे। हमें अपनी इंडस्ट्री को, अपने व्यापार को बचाना है। जैसे आपको लग रहा है, चूंकि आप इसकी नब्ज को अच्छे से समझते हैं, कि हम कितना बचा पाएंगे और कितना हमसे नहीं बच पाएगा। देखिए, हम बचा पाएंगे अगर सरकार इसके बारे में जल्द से जल्द निर्णय ले। इसको डिले करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो ये, जैसे हमारे जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर महोदया ने बताया, बिल्कुल सच बात बताई। जो एमएसएमई के प्रोमोटर्स हैं, मेरे पास कम से कम 50 प्रोमोटर से मेरी बात हुई, और ऐसे प्रोमोटर नहीं जो एमएसएमई वाले हैं, उनसे भी ऊंचे स्तर के एमएसएमई, वो परेशान हैं कि अपने लोगों को कैसे तनख्वाहें देंगे। देखिए, किसी भी रोजगार देने वाले के लिए, जैसे हम लोग अपना परिवार पालते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को अपने परिवार की तरह मानते हैं। उन पे एक बहुत बड़ा टेंशन है, उन पे प्रेशर है। अखिल जी, मार्च की तनख्वाह उन्होंने दे दी, अप्रैल की कैसे देंगे, मई की कैसे देंगे? बहुत अच्छी और कंस्ट्रक्टिव बात कही। अगर आपसे प्रधानमंत्री फोन करके पूछते कि अखिल जी हमें ये बताइए कि 5 सुझाव आपकी तरफ से क्या हैं, जैसे कि हम अपनी इंडस्ट्री को बचा लें, आपकी ओर से ABCDEF क्या 5 सुझाव होते? देखिए, एक जो मैंने प्रस्ताव दिया था, वो तो मेरे ख्याल से लगता है कि पीएमओ तक पहुंच गया। उन्होंने उस चीज को मान लिया कि सरकारी अधिकारियों के डीए को 1 साल तक उन्होंने रोक दिया। जी जी, आपने बोला था हमारे चैनल पे। उस दिन आपने इंगित किया था, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। जी जी लोग इसका बुरा मान जाएंगे, लेकिन राष्ट्र धर्म में किसी का अच्छा बुरा मानने की बात नहीं है। जी जी, मेरा सुझाव है, जितना मंदिरों में, जितना वक्फ बोर्ड में, जितना क्रिश्चियन मिशनरीज में, जितना सोना और धन उन्होंने संग्रह किया हुआ है, बिल्कुल सरकार उसको अधिग्रहित करे और सारे धन का जो हमारे एमएसएमई हैं उनको देने का प्रयास करे। जितना भी धन है, ये राष्ट्र का धन है। बिल्कुल, जितना सोना वहां पे मंदिरों और मस्जिदों और वक्फ बोर्ड के अंदर है, उसको सरकार, पीएम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, बहुत हिम्मती व्यक्ति हैं, साहसी कदम लगाएं, लें। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, राष्ट्र धर्म में इसकी आवश्यकता है। तीसरी आवश्यकता है, जो सबसे ज्यादा परेशान वर्ग है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाला है, और उससे ज्यादा परेशान वर्ग है जो अल्प मध्यम वर्ग वाला है, जो बहुत ज्यादा परेशानी में है, जिसको 30-40 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती थी और उसने EMI ले रखा था, उसको तुरंत मदद देने की आवश्यकता है। एक तीसरा मैंने निवेदन किया था कि अगर ये भी लोगों को बुरा लगेगा, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज हैं, इनके सारे हॉस्टल्स को अधिग्रहित कर लीजिए, नेशनलाइज कर दीजिए। जब तक कोरोना का कहर खत्म नहीं होता, उनके हॉस्टल्स में जो गरीब लोग हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उनको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं और घर के अंदर उनके पास स्थान नहीं है, छोटे छोटे कमरे में 10-15 लोग रह रहे हैं और बीमारी को फैला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स को अधिग्रहित कीजिए। इन लोगों को वहां पे बसाइए, वहां के हॉस्टल्स में अच्छा खाना बनवाइए, लंगर लगवाइए, उनको भरपेट खाना दीजिए, जिससे जब ये कोरोना का कहर खत्म हो और इंडस्ट्री दोबारा चले तो इन लोगों को परेशानी ना हो। चौथी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखिए, जो मैं जिस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं उस चीज से परेशान हूं जैसे अभिमन्यु के साथ हुआ था जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कि कौरव पक्ष ने चक्रव्यूह बिछाया था। एक दुष्ट राष्ट्र ने इस बार एक चक्रव्यूह बिछाया है। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस तो गया है, क्योंकि उसे रास्ता अंदर जाने का पिता अर्जुन ने बताया था। मैं चिंतित हूं कि जो अभिमन्यु है वो हताहत न हो, वो चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकल आए। 3 मई को जब लॉकडाउन खत्म होगा, अगर खत्म होगा, पूरी भीड़ सड़कों पर ना आ जाए और सारी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो स्कीम है वो फेल ना हो जाए। हमें एग्जिट प्लान बनाना है, हमें देखना है कि ये जो, और इसके लिए जो सबसे ज्यादा मैंने तीसरा आपको सुझाव दिया, अगर ये सारे हॉस्टल्स को अधिग्रहित करके इसमें गरीब और अल्प मध्यम वर्ग के लोगों को बसाया जाए, उनको भोजन दिया जाए, उनको आश्वासन दिया जाए कि जब 2 महीने के बाद सारी ये फैक्ट्रीज चलेंगी, आपकी नौकरियां कहीं जाने वाली नहीं है, आपको 7,500-8 हजार रुपए महीना मिलेगा, जिससे कि आप वहां पे व्यायाम भी करेंगे, योगा भी करेंगे, भोजन भी आपको मिलेगा, आपको अवसाद भी नहीं होगा, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस समय बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स लेने की आवश्यकता है।
देश जो है आपातकाल से गुजर रहा है। और देखिए, जब ये आर्थिक परिस्थितियां बदलेंगी, भारत के पास बहुत ज्यादा सिल्वर लाइनिंग्स हैं, हमारे पास बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन जो अर्थशास्त्र है, देखिए एक चीज उपेंद्र जी समझिए जी, जो पेट है और जो दिल है और जो मस्तिष्क है, ये एक सीधी रेखा में है। एक अमीर आदमी का जो शरीर चलता है उसके दिल से और दिमाग से चलता है, एक जो गरीब आदमी है उसका जो मस्तिष्क चलता है, उसका जो शरीर चलता है, उसकी निर्णय की जो क्षमता चलती है उसके पेट से चलती है। तो ये जो डिफरेंट वर्ग हैं, हमको सरवाइव ही नहीं करना है। जब विश्व का इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज होगा, हमको विश्व गुरु बन के आगे आना पड़ेगा। तो इस समय सरकार को आवश्यकता है झिझक छोड़े, इस समय ऐसे रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स ले। अगर कुछ लोगों को बुरा लगता है, बुरा लगे, लेकिन हमें देश की अर्थव्यवस्था को, गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग की हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, एमएसएमई की हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। उनको आश्वासन देना होगा कि वो खत्म नहीं होंगे, उनका सरकार ध्यान रखेगी। और अगर ऐसा होगा तो मैं आपको बिल्कुल ये आश्वासन दे सकता हूं कि 2 साल के बाद भारत एक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने खड़ी होगी। और अगर हम चूक गए, अगर हमने अपने एमएसएमई को नहीं बचाया, अगर हमने अपने मध्यम वर्ग को और अल्प वर्ग को नहीं बचाया, देखिए हिंदुस्तान की जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है, क्योंकि हमारे बच्चों की एस्पिरेशंस हैं, वो पढ़ लिख के पैसा कमाना चाहते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं। उनको रोटी देना, उनको रोजगार देना, उनको अपने स्थान पे उद्योग में और नौकरी में उनको व्यवस्थित करना, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। और सरकार अखिल जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए और मुझे उम्मीद है कि आपका एक सुझाव अगर 2 हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री ने मान लिया है कि डीए रोक दिया है सभी केंद्रीय कर्मचारियों का, तो आपके 5 सुझावों में से, तो 5 संस्तुतियों में से तो एक संस्तुति मान ही ली गई है। अब देखते हैं कि जो आपके बाकी बचे हुए 4 सुझाव हैं उनको प्रधानमंत्री कब अमल में लाते हैं। और जिस दिन अमल में लाएंगे, सहारा न्यूज़ नेटवर्क की भी एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि अपने सारे सुझाव आपने हमारे नेटवर्क के जरिए, हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत मजबूती से दिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस लॉकडाउन के बीच सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने की पूरी कोशिश में जुटी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 23 अप्रैल तक 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ की आर्थिक सहायता उन्होंने प्रदान करवाई है, मुहैया करवाई है। देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। केंद्र सरकार ने 25 मार्च से अब तक लॉकडाउन से जूझ रहे गरीबों और जरूरतमंदों की आर्थिक मदद के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 23 अप्रैल तक 33 करोड़ से अधिक गरीबों को 31,235 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। 26 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित हुए सेक्टर्स में गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों की आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत ये रकम उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 20.05 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के बीच अब तक 10,025 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। इसके अलावा 2.82 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के बैंक खातों में 1,405 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा 8 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान की पहली किस्त 16,146 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। साथ ही 68,775 प्रतिष्ठानों के 10.6 लाख कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान में 162 करोड़ की रकम हस्तांतरित की गई है। इसके साथ ही श्रमिकों की समस्याओं और शिकायतों के निपटारे के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय अब पूरा हो चुका है, लेकिन बहुत एक छोटी सी साउंड बाइट है, उसको जरूर देखना चाहेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार नफरत का वायरस फैला रही है। सरकार के पास कोई योजना नहीं है, कोरोना की टेस्टिंग का कोई विकल्प नहीं है, फिर भी बहुत कम जांच हो रही है। 12 करोड़ बेरोजगारों के खातों में 7,500 रुपये भेजे जाने चाहिए।
बीजेपी ने कांग्रेस के रवैये की निंदा की है। आइए सुनते हैं कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कहा। As we all know, trade, commerce and industry have come to a virtual halt and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. जो भारत पर टिप्पणियां हमेशा करते हैं वो भी ऐसे ही विषय रखते हैं, वैसे ही विषय कांग्रेस रखती है। कांग्रेस को देश के सरकार के साथ इकट्ठा कर अच्छा काम करके दिखाने का मौका है, वो करे और ऐसे वक्तव्य ना करे, यही हमारी अपील है। लेकिन ऐसे वक्तव्य जो किए हैं उसकी हम भर्त्सना करते हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर जी का काउंटर बाइट आपने सुना, और इस समय जिस तरीके से पक्ष विपक्ष में पलटवार चल रहा है वो सब हमारे सामने है। लेकिन इस समय हम सबको मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़नी है। आज स्टूडियो में आए हुए एवं दूर से जुड़े हुए हम अपने सभी मेहमानों को दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने हस्तक्षेप के लिए, सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए समय निकाला। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन हम रोज़ ये कहते हैं कि हमें मायूस नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है, हमें अपना हौसला बढ़ा के रखना है। हमें हर हाल में कोरोना की ये लड़ाई जीतनी है। मुस्कुराते रहो, हर मुश्किल आसान हो जाती है। मन में हो हौसला तो मंजिल ही मेज़बान हो जाती है। हस्तक्षेप में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सहारा प्रणाम।